राधे राधे बच्चों। सब लोग ठीक होंगे, आशा करता हूँ। अभी आपके एग्जाम की भी डेट नज़दीक आती आ रही है। 24 जनवरी से एग्जाम है। तो 11 दिसंबर से हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे केमिस्ट्री के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप लोग इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब ये प्रूव भी हो जाएगा कि जो 24 जनवरी से जो जेई मेन का एग्जाम होगा और जो सवाल मैं डिस्कस करूंगा अपनी टेस्ट सीरीज में केमिस्ट्री के, तो उनमें से कितने सवाल एज इट इज आते हैं। मतलब 30 to 40% मिनिमम आपको एज इट इज सवाल मिलेंगे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सारे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि वो, मतलब एम्फीप्रोटिक जो सॉल्ट बनेगा वो डाइप्रोटिक एसिड का भी बन सकता है और ट्राइप्रोटिक एसिड का भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें इनके कि कौन कौन से सॉल्ट एम्फीप्रोटिक सॉल्ट होंगे। तो ये देख लो कि एग्जांपल से अपने पास कि जैसे हमारे पास हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHS हो जाएगा, NaHSO3 हो जाएगा। और ऑर्गेनिक एसिड्स में ये CONA हो गया, सोडियम ऑक्सिलेट, मोनोसोडियम ऑक्सिलेट हो गया। कोई भी डाइप्रोटिक एसिड, या फिर थैलिक एसिड हो गया क्योंकि वो सोडियम थैलेट दे देगा, या COH, इसका लिंक क्या हो जाएगा, मोनोपोटेशियम, मोनोपोटेशियम थैलेट, सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है ना। ये भी कैसा हुआ, मोनोप्रोटिक यानी एम्फीप्रोटिक हुआ। इसके अलावा यहाँ पर ये देख लें कि ये हमारे पास में सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट हो जाएगा, CONA एंड COH। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम, मोनो लिखे या नहीं लिखे, सोडियम सक्सीनेट, ठीक है ना। तो ये वाले सॉल्ट हो गए। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट है, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये 100% आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव प्लस SCO3 माइनस। अब देखो SCO3 माइनस में क्या है कि ये एम्फीप्रोटिक है क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा और साइमल्टेनियसली इसका डिसोसिएशन भी होगा, ठीक है ना। तो ये SCO3 क्या होगा कि इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है SCO3 माइनस प्लस H2O, तो ये क्या देगा हमको, H2CO3 प्लस OH माइनस, ठीक है ना, सॉरी। और इसका अगर आयनाइजेशन होता है तो क्या मिलेगा हमको, H पॉजिटिव प्लस CO3 माइनस, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस एंड डिसोसिएशन, आयनाइजेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये साइमल्टेनियसली होगा। अब हमको क्या निकालना है, इसका पीएच कैलकुलेट करना है। तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख ले कि दोनों इक्विलिब्रिया ले लेते हैं हम साइमल्टेनियसली। क्या हम क्या ले लें सिंपली कि ये हमारे पास में H2CO3 प्लस वाटर, इसका आयनाइजेशन होगा तो हमको एम्फीप्रोटिक एनायन मिला, यानी HCO3 माइनस, ठीक है।
तो ये वाटर से प्रोटॉन लेकर के बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और इसके लिए जो K1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3। दिस इज सपोज इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब ये एम्फी प्रोटिक आयन का क्या होगा कि फर्दर आयनाइजेशन अगर हो रहा है तो ये देख ले कि इसका फर्दर आयनाइजेशन होगा या फर्दर डिसोसिएशन, तो HCO3 माइनस प्लस वाटर, इससे क्या मिलेगा हमको, अगेन H पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस। दिस इज इक्वेशन, या इसके लिए क्या देख लेते हैं हम, K2 वैल्यू। K2 वैल्यू क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 2। तो ये बन गया इक्वेशन 2। और यहाँ पर ये देखें हम कि अब दोनों अगर इक्विलिब्रियम को कंबाइन कर देते हैं, तो बाई एडिंग बोथ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। दोनों को अगर ये कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास में जो K1 एंड K2 होगा वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। देन वी विल गेट दैट इज K1 इंटू K2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, H पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस डिवाइडेड बाई H2CO3। अब देखो, जो हाइड्रोलिसिस और डिसोसिएशन से जो मिल रहा था हमको, यानी कि CO3 2 माइनस भी मिल रहा था और H2CO3 भी मिल रहा था। इस वाले पेज पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या मिल रहा था हमको, ये फर्स्ट वाले पेज पर, कि NaHCO3 के डिसोसिएशन से क्या मिल रहा है हमको, CO3 2 माइनस आयन, और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिल रहा है हमें, H2CO3, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 विल बी क्या, नेग्लिजिबल होगी। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ऑलमोस्ट ये वाली वैल्यू क्या होगी कि CO3 2 माइनस will be almost equal to H2CO3, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों HCO3 माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम तरह से जाएगा। यानी H पॉजिटिव भी लूज कर रहा है वो, तो CO3 2 माइनस बना रहा है, क्योंकि K2 वैल्यू इसकी क्या है, बहुत कम है, और K1 वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि हाइड्रोलिसिस भी उसका क्या होगा, बहुत कम रहेगा। तो अब ये वाली इक्वेशन में क्या आ गई हमारे पास में, यानी कि K1 इंटू K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 का क्या करें हम, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन 3, तो क्या आएगा, ये माइनस लॉग K1 प्लस माइनस लॉग K2 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो, स्क्वायर का लॉग क्या होता है, बेसिकली 2, कोई भी वैल्यू है, और 2 इंटू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना।
this whole thing will become pKa1 and this whole thing will become pKa2 और माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है पीएच, तो ये बन जाएगा 2pH। यानी कि pH की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में किसके बराबर होगा, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। तो इस ऐसे केसेस में जो pH ऑफ द सॉल्यूशन होगा यानी एम्फीप्रोटिक एनायन सॉल्ट का, ठीक है ना, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा, K1 एंड K2 पर डिपेंड करेगा। ये कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। pH ऑफ द सॉल्यूशन विल सिंपली डिपेंड्स अपॉन pK1 एंड pK2 यानी K1 K2 की वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, अब प्रॉब्लम मैंने पिछली क्लास में भी कराई थी, ठीक है ना, और आगे वाली क्लास में भी कराएंगे। तो इसके बाद में मैं क्या अभी शुरू कर रहा हूँ, बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना। आफ्टर दिस वी आर हैविंग बफर सॉल्यूशन कि बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन या OH माइनस आयन ऐड करते थे उसकी pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सिंपली बफर जोन जैसे कहते हैं कि वहां कुछ भी डाल दें या निकाल लें, जैसे समुद्र है, मान लो समुद्र में पानी ऐड कर दें या उससे पानी निकाल लें तो उसमें का जो स्तर है वो ऑलवेज एज इट इज रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, बफर जोन, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या होता है, एक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव ऐड कर दें, मतलब स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना, या फिर OH माइनस वहां ऐड कर दें उसके अंदर, वो भी कैसा, स्मॉल अमाउंट में, तो उसकी pH वैल्यू पर कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम क्या, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जो है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है क्या, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और दूसरा होता है बेसिक बफर, ठीक है। तो पहली बात करते हैं एसिडिक बफर की, कि एसिडिक बफर क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज द एसिडिक बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। किसी भी वीक एसिड और उसके सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड एसिडिक बफर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लें हम, कि जैसे मान लो हमारे पास में वीक एसिड हो गया CH3COH और इसका सॉल्ट हो गया CH3CONA, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, HF हो गया और इसका सॉल्ट हो गया NaF या KF। इसी तरह से और वीक एसिड ले लें हम, HNO2 हो गया प्लस KNO2 हो गया, ये इसका सॉल्ट। सॉल्ट जो होगा वो बेसिकली वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इसी तरह से देख लें हम कि मान लो कि हमारे पास में ये CH3CONA है या HCONA है और इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया HNO3। अब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये क्या करेगा, इसके कुछ एनायंस को न्यूट्रलाइज करेगा और वीक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी क्या बनाएगा, एक एसिडिक बफर बनाएगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में है कि HCONA ले लिया हमने, इसका अमाउंट ज्यादा है और ये HNO3 के साथ मिक्स किया मान लो, तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर,
HCOH प्लस NaNO3, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस जो है वीक एसिड का वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब ये तभी होगा जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना, सॉल्ट का। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इसके रिएक्शन करने के बाद कुछ अमाउंट इसका रहेगा, कुछ अमाउंट इसका रहेगा, तो अगेन क्या बन जाएगा, अब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड दैट इज द फॉर्मिक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद NaOH, या इसका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पीएच कैलकुलेट करेंगे हम इसका। कि पीएच कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए कि हमने एग्जांपल ले लिया क्या, मिक्सचर ऑफ CH3COH प्लस CH3CONA, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि आयनाइजेशन ऑफ CH3COH एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CO माइनस। अगर CH3COH का आयनाइजेशन होता है तो क्या मिलेगा, प्लस वाटर, तब क्या मिलेगा हमको CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव, और ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली आयनाइज स्टेट में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या मिला, CH3COH प्लस OH माइनस। अब देखो क्या, अगर हमने इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड किया, मान लो ये दोनों इक्विलिब्रियम है, अगर H पॉजिटिव ऐड किया तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियस प्रिंसिपल ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH बढ़ेगा बाहर से H पॉजिटिव ऐड करने पर। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि OH माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी H पॉजिटिव और OH माइनस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम बाहर से H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं या OH माइनस ऐड कर रहे हैं। अब इसकी पीएच निकालने के लिए क्या करें कि कोई भी हम एक एसिड वाला इक्विलिब्रियम ले लें, कि एसिड वाला इक्विलिब्रियम क्या है, CH3, मतलब सॉरी पीएच हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, सॉरी ये था क्या, CH3CO माइनस। अब हमको इसका क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या ले लिया, ये वाला इक्विलिब्रियम ले लिया, मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 के लिए जो के वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है, देखो क्योंकि इसका भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ये इसके आयनाइजेशन को नहीं होने देगा, और इसके डिसोसिएशन से ये हो रहा है तो ये इसके हाइड्रोलिसिस को नहीं होने देगा, यानी कि जो भी हमने कॉन्सेंट्रेशन एसिड का लिया हुआ है वो एसिड के बराबर रहेगा, और CH3CO माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी ये जो बेस है बेसिकली, ठीक है ना, जो कॉन्जुगेट बेस है वो इसके सॉल्ट के बराबर रहेगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑलवेज सॉल्ट के बराबर रहेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ऑलवेज किसके बराबर रहेगा, सॉल्ट के बराबर। सपोज दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमको पीएच कैलकुलेट करना है तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया कि Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन, अब CH3COH की जगह मैं एसिड लिख दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई CH3CO माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लिख दे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। सपोज दिस इज इक्वेशन 4। अब पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करें कि टेकिंग नेगेटिव लॉग, टेकिंग
नेगेटिव लॉग इक्वेशन 4 का नेगेटिव लॉग ले लें, तभी हमको क्या मिलेगा, पीएच मिलेगा सॉल्यूशन का। तो ठीक है, तो ये देख लो कि ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस लॉग एच पॉजिटिव विल बिकम इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए। ठीक है ना। अब यहां पर ये देखो कि इस वाले केस में, यहां पर ये देखें कि इस वाले केस में क्या था, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर था और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे था। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस लॉग के ए, और यहाँ पर माइनस लॉग, ये क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है। अब दिस टर्म विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीएच, और ये क्या बन जाएगा, पीके माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना। आगे देखें कि दिस, अगेन क्या लिख सकते हैं इसको, पीएच विल बिकम इक्वल्स टू पीके प्लस, अब इसको अल्टर कर दें। ठीक है ना, यानी सॉल्ट को ऊपर ले जाए, के को नीचे ले आए, इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है ना। तो इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन से हम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 5। ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से हमको ये हो गया, मतलब इस वाली इक्वेशन से हम पीएच किसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में एसिडिक बफर होगा। ठीक है ना, एसिडिक बफर के लिए ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। बेसिक बफर के लिए हम अगेन ड्राइव करेंगे। ठीक है ना। अभी मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, ये डेरिवेशन सबको क्लियर हो गया होगा। और देखो अभी एग्जाम आ रहा है, तो क्या करो कि एक पेज पर, मतलब एक नोटबुक बना लो, उसमें हर चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड वो फॉर्मूले साथ लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि 12th वाले बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम देंगे, ये तो 11th क्लास वाला चैप्टर है। तो आप क्या कीजिए कि सारे जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो मेंस वाले सिलेबस में, जैसे गैसियस स्टेट को हटा दिया है, सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया है, तो उनको सॉलिड स्टेट को हटा दिया है। ठीक है ना। तो जो भी चैप्टर हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, उनके आप एक छोटा नोटबुक ले लो या एक डायरी ले लो, उसमें सारे फॉर्मूला एक साथ चैप्टर वाइज लिख लो। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कहीं कोई फॉर्मूला मिस कर रहे हो, तो उसको वहां से रेफर कर लो, उसको देख लो वहां से। ठीक है ना। चलो मैं अभी वाइंड अप करता हूँ लेक्चर। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।